हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट। मैं जब विश्वकर्मा आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ आज फिर एमसीक्यू के क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कल बता चुके थे कि 1 से 50 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करा चुका था। अब मैं आगे आपके, ठीक है, जो कि आपका जो मार्क टेस्ट लेके आ रहा हूँ वो किससे अब 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आज कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो गई। अब आप लोग के पास समय कम है तो कोशिश हमारी यही है कि जो भी हम लेके आ रहे हैं टेस्ट, ठीक है, वो आपके टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए ही लाई जा रही हैं। और इसमें आप लोगों को जितनी भी प्रिपरेशन कराई जाए सब अच्छे से कराई जाएगी। तो कोशिश यही करिए कि पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या रहे हैं कि इस्पाती नलिकाएँ होती हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं कि इस्पाती नलिका कौन कौन सी होती हैं। तो अगर इस्पाती नलिका की बात करूँ तो जो भी हमारी बेल्डेड होती हैं, ठीक है, जो भी बेल्ड करके जब आप बनाते हो किसी जॉइंट को तो भी हमारी क्या होती है, इस्पाती नलिकाओं में ही आते हैं। बाकी हॉट फिनिश्ड सैंपल्स जो ट्यूब होते हैं, जो ट्यूब वाली आती हैं, ये भी क्या होती हैं, जो ट्यूब देखते हो आप क्या करते हो बेल्डिंग को जोड़ते हो, ये भी क्या होती हैं, इस्पाती नलिकाओं में आते हैं। बाकी जो भी बल्ट वेल्डेड ट्यूब, ठीक है, ये भी क्या होती हैं, इसमें ही आती हैं, किसमें, स्टील ट्यूब में ही आती हैं। तो मतलब एक तरीके से जितनी भी ट्यूब होते हैं, वेल्डेड हो गए या सैंपल्स फिनिश ट्यूब हो गया या बट वेल्ड, ठीक है, वेल्डेड ट्यूब करके इलेक्ट्रिक से भी जो भी करते हैं वो सारे क्या आते हैं हमारे वेल्डेड, ठीक है, स्टील ट्यूब में आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आरा दांत कैंची को कहा जाता है। देखो, जो आरा दांत कैंची होती है, ठीक है, एक तरीके से उसकी शेप होती कैसे है, ये होती है इस तरीके से बनती है, ये इस तरह की बनती है, ठीक है, लाइट, ठीक है, नॉर्थ इसे बोलते हैं, नॉर्थ लाइट एंड ट्रस भी बोलते हैं। ये हल्की होती है, ऐसे इस शेप में बनती है इसकी। तो इससे क्या होती है, इसमें लाइटिंग भी कई बार क्या होती है इसी अच्छी बनी रहती है इसके फोकस में। तो ये क्या होती है, आरा दांत कैंची के नाम से आती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ से, बी, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर बात करूँ मैं फिंग कैंची की, तो फिंग कैंची क्या इसी किस शेप में होती है, फिंग कैंची एक होती है जो भी हमारे जो ट्रस बनाते हो, ठीक है, किंग पोस्ट ट्रस, उसी में से थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी लेंथ इसकी बढ़ा दी जाती है ट्रस की। जब ट्रस की लेंथ बढ़ा दी जाती है तो क्या करते हैं, इसके सपोर्ट को भी हम और ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। तो यही क्या होती है हमारी, ठीक है, इसमें और ट्रस मेंबर हम ऐड कर देते हैं। तो यही हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी फिंग ट्रस। इसकी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स ज़्यादा होती है किससे, किंग पोस्ट ट्रस से। बो कैंची भी एक तरीके से क्या होती है ऐसे ही शेप में बनती है, लेकिन इनके क्या होते हैं डायग्राम अलग तरीके से, जो इनके मेंबर होते हैं अंदर के, ठीक है, ट्रस मेंबर, वो क्या होते हैं अलग अलग तरीके से जोड़े जाते हैं। ये सारे किस में आते हैं, हमारे बो ट्रस में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि 13 मीटर तक के पार्ट के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, 13 मीटर की पार्ट की अगर बात करूँ, 13 मीटर पाथ के लिए हमारी कौन सी होगी, जो ये नॉट, ठीक है। देखो, अगर जो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया आरा दांत कैंची को क्या कहते हैं, उत्तर प्रकाश कैंची, तो इसकी क्या होती है, यही हमारी जो बीच में जो हमारा टेंशन मेंबर एक और ऊपर, ठीक है, टॉप व्यू पे ओरिजेंटल मेंबर जोड़ के क्या करते हैं, इसके मेंबर को और ज़्यादा लेंथ, इसकी स्पॉन को बढ़ा देते हैं। यही क्या होती है, एक तरीके से किंग पोस्ट को ही और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यही क्या होती है हमारी 13 मीटर की पार्ट के लिए हम यूज करते हैं उत्तर प्रकाश कैंची, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ लाइटिंग ट्रस नाम से भी इसे जानते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 13 मीटर के लिए जब पूछेगा तो इसकी बात करेंगे, और यही अगर 6 से 9 मीटर की बात करेगा तो किंग, और 9 से 12 की पूछेगा तो कौन सी, क्वीन, और रहेगी ये 13 मीटर से ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा तब, 13 मीटर तक के लिए, 13 मीटर तक के लिए क्या हो जाएगी हमारी उत्तर प्रकाश कैंची हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, कह रहे हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड चौड़ी फ्लेंज, चौड़ी की बात कर रहा है। चौड़ी को अगर नाम अगर इंग्लिश में देखें तो इसे क्या लिखेंगे, वाइड, WIDE। तो कह रहे हैं कि वाइड फ्लेंज की धरण को दर्शाने के लिए कौन सी यूज करते हैं, ठीक है, इसमें से कौन से होते हैं, क्या हमारे उसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने क्या नाम दे रखा है। तो अगर बात करें वाइड का, ठीक है, वाइड फ्लेंज बीम को, तो इसको डिनोट करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। ये क्या होता है हमारा, ये नाम होता है हमारा कौन सा, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम होती है। ठीक है, तो यहाँ हम अगर ऑप्शन में देखें तो इसका पूरा नाम अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ठीक है, एच से क्या होता है, हैवी, भारी बीम के लिए डिनोट करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसी सी वाले की तो इसको क्या लिखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम, ठीक है, ये फ्लैंज बीम, ये बी से डिनोट करते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसकी पूरा नाम होगा इंडियन स्टैंडर्ड जे, ठीक है, लाइटिंग,
जो लाइट बीम होती है वो किससे करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। तो देखें तो हमारे ऑप्शन में क्या होगा, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा किससे, चौड़ी फ्लैंज से, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड चौड़ी फ्लैंज बीम को किससे डिनोट कर देंगे, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए जो इस्पात संरचना सदस्य के रूप में प्रयोग करने के लिए जो संरचनात्मक लाभ क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहे हैं। तो जब हम लाभ की बात करेंगे तो जो भी हमारा ईजिली, ठीक है, जो भी हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं उसको ईजिली हम कैसे यूज कर सकते हैं, जब इसका क्या हो, वेट कम हो, इसकी वेट कम हो, कह सकते हैं कि इसका भार कम हो और ये इसका जो सामर्थ्य हो कम ही हो, लेकिन मतलब इसकी कम वेट में ही ज़्यादा सामर्थ्य एडजस्ट करे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमारी जो भार का अनुपात जो रेशियो होता है हमारे लोड डिवाइड बाई उसकी सामर्थ्य, यही क्या हमारी डिनोट करती है, हमारी जो भी संरचना का मेंबर होता है उसको हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यही होती है हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इस्पात संरचना सदस्य के रूप में प्रयोग करने में निम्नलिखित संरचना लाभ है, कौन सा, भार एवं सामर्थ्य का छोट अनुपात। ठीक है, जो इनका सबसे कम अनुपात हो यही होता है क्या, हमारा संरचनात्मक सदस्य का लाभ होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि एक चैनल खंड में शामिल होता है। देखो पूरे क्वेश्चन जब तक मैं बता न दूँ तब तक आप अपने एक दिमाग में, ठीक है, आंसर को माइंड करते रहो कि क्या आंसर हो सकते हैं। तो ऐसे आप क्लियर करते जाओगे, जब मैं पढ़ाता जाऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होती जाएगी और जो भी कन्फ्यूजन डाउट होते हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो कोशिश करो जब पढ़ाई जाए तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तभी आप ऑप्शन देख लो, ठीक है, तुरंत देख के उसके आंसर और आंसर को करेक्ट करो कि कौन सा आंसर हो सकता है। जब मैं आंसर बताऊं, जब एक्सप्लेन कर लूं तो देखो कि आपने क्या सोचा और मैंने क्या सोचा, अगर दोनों मैच करे तो समझो आपने सही ढंग से पढ़ाई की। अगर थोड़ी डिफरेंस है तो आप जब दोबारा क्या करो, वीडियो को जो बताएगी जिस तरीके से दोबारा सुनो कि क्या कहना चाह रहा है, तब क्या करोगे, आपको ज़्यादा क्लियरली क्या होगी, समझ आएगी पेपर की। तो मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बात करूं तो इसमें देखो, इसमें कह रहे हैं कि एक चैनल खंड में शामिल होता है। तो चैनल खंड का अगर शेप बनाओ तो देखो चैनल खंड बनता कैसे है, ऐसे बनता है, चैनल खंड ऐसे ही बनता है ना। अगर ध्यान दो तो ये क्या हो गया, एक ऊपर हमारी एक फ्लेंज हो गई, एक बॉटम फ्लेंज हो गई और ये हमारी क्या हो गई, वेव हो गई। तो अगर मैं इसमें कह रहा हूँ ऑप्शन में देखो, तो ऑप्शन में कह रहा है कि चैनल में दो वेव, ये भी गलत है क्योंकि दो वेव तो है ही नहीं, सिंगल वेव है। कह रहा है दो फ्लेंज तो है लेकिन साथ में क्या वेव है। सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि दो वेव और दो फ्लेंज, नहीं, दो फ्लेंज तो है लेकिन दो वेव नहीं है, एक वेव और दो फ्लेंज, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन इजी आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, बहुत इजी होते हैं। आपको बस क्या होते हैं, डायग्राम पता होना चाहिए कि चैनल खंड का कैसे होता है सेक्शन। तो कह सकते हैं कि एक चैनल खंड में शामिल होता है एक वेव और दो फ्लैंज। ठीक है, ये दो फ्लैंज और एक वेव। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए कि ये जो हमारी, ठीक है, ये हमारा जो सेक्शन है, ये बताइए सेक्शन में कौन से हमारे सेक्शन है, जोड़ पर निम्नलिखित भार में। ठीक है, कह रहे हैं कि ये बताइए कि जो जोड़ में सेक्शन भार उत्केंद्रित नहीं होता है, कौन से वाले पे नहीं होता है, जोड़ पर निम्नलिखित के लिए भार उत्केंद्रित, सेंट्रल लोड की बात कर रहा है। ठीक है, उत्केंद्रित भार होगा किस पे, नहीं होगा किस पे, जब हम लैप जॉइंट करते हैं। ठीक है, लैप जॉइंट में क्या होता है कि हमारे जो भी भार होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रली नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे जब जोड़ते हो ना लोड, ये यहाँ से लैप जोड़ते हो, यहाँ से लैप जोड़ते हो, तो जो इसके लोड होते हैं क्या होता है, सेंट्रल इस पर लोड आपके एक्ट करते हैं। यहाँ से जो जाएगी ये पूरी एक्ट होगी। जब एक कवर बट ज्वाइंट करोगे तो एक कवर बट ज्वाइंट कैसे होता है, एक ऐसे मेंबर जोड़ते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं, एक मेंबर ऐसे लगा के फिर इस पर एक सिंगल कवर जोड़ते हैं। तो जब सिंगल कवर को रिवर्स ऐसे जोड़ोगे तो इस पर क्या होगा, लोड इस पर क्या होगा, सेंट्रली, ठीक है, उत्केंद्रित लोड क्या होगी, सपोर्ट करेगी। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं कि जोड़ पर उत्केंद्रित नहीं होगा, तो उत्केंद्रित कौन से पे, जब इसको डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है। जब यहाँ से लोडिंग आएगी तो फिर ये प्लेट ट्रांसफ़र करेगा, फिर प्लेट ट्रांसफ़र करके क्या करेगा, इस वाले मेंबर को करेगा। तो ये क्या होगी, सेंट्रली लोड नहीं हो जाती है, समझ रहे हो। तो ये क्या होती है, सेंट्रली लोड नहीं होती है, किसमें, दो कवर बट ज्वाइंट में क्या होते हैं, सेंट्रली लोड नहीं होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो बल्ब कोड़ी खट, ठीक है, खंड एंगल, जो बल्ब एंगल होते हैं उसका सेक्शन कहाँ यूज करते हैं। तो अगर हम बल्ब एंगल की बात करूं, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर बल्ब एंगल की बात करूंगा मैं तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा,
जो जहाज निर्माण होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अब होता कैसे, देखो बल्ब एंगल का मैं शेप बना रहा हूँ। जो बल्ब एंगल बनाते हो, ठीक है, ऐसे ये यहाँ से एक हल्की सी एंगल ऐसे, ठीक है, एक बल्ब के रूप में ये निकली रहती है। फिर क्या होता है, ये शेप ऐसे आता है, फिर ये क्या होता है, ऐसे एक एंगल बन जाता है। तो यही वाली जो पार्ट होता है यही क्या कहलाता है, बल्ब कहलाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, ये पूरी संरचना कहलाती है हमारी बल्ब एंगल सेक्शन कहलाती है। तो कह सकते हैं कि ये वाली जो पार्ट होती है हम जहाज में कहाँ यूज करते हैं, जब आप देखते हो अगर सीप वगैरह में, ठीक है, जो सीप निर्माण होती है तो वहाँ एक ये वाले एंगल जो होते हैं इसमें एक दूसरे को क्या करते हैं, हम अटैच करते हैं प्लेट को। जब प्लेट जोड़ते हो एक दूसरे से तो इसी को अटैच करने के लिए एक दूसरे से मेंबर को रखते थे। यही क्या होती है हमारी बल्ब एंगल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट कर आ जाएगा जहाज निर्माण। तो जो हमारी बल्ब कोड़ी खड़े एंगल का उपयोग होता है कहाँ, जहाज निर्माण में होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए कि इस्पात में कार्बन के प्रतिशत की वृद्धि के साथ, अगर मैं कार्बन की प्रतिशत की वृद्धि की बात करूं तो इसमें कह रहे हैं कि वृद्धि के साथ क्या घटती है, घटने की बात की जा रही है। देखो कभी भी हम कार्बन परसेंटेज किसी भी स्टील में बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होती है हमारी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ ही क्या होती है, उसकी ब्रिटलनेस भी क्या होती है, वो भी बढ़ती जाती है। लेकिन क्या घटती जाती है उसकी, जो वो डक्टिलिटी वैल्यू होती है, जो इलास्टिक लिमिट की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी रेड्यूस होती है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जो नमनीयता होती है यही क्या होती है हमारी डक्टिलिटी की वैल्यू बताती है। ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई, शक्ति भी हमारी क्या होती है बढ़ती है, कठोरता भी हमारी बढ़ती है, लेकिन भंगुरता भी बढ़ती है। किसकी, जब कार्बन की परसेंटेज बढ़ते जाते हैं, ब्रिटलनेस भी बढ़ता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ता है और इसकी, ठीक है, कठोरता भी बढ़ती है, लेकिन नमनीयता क्या होती है इसकी कम होती जाती है। कब, जब कार्बन की परसेंटेज स्टील में बढ़ती जाए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज़ को अपने दोबारा ध्यान से समझ लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग, ठीक है, जो लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग लेज की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं टी को किससे दर्शाया जाता है। फिर देखो ऐसे क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको करना क्या है, बस आपको सारे एक्सप्लेनेशन ढंग के आने चाहिए कि इसका क्या एक्सप्लेन होता है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की, तो देखो इसमें कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में ही कह रहा है कि लॉन्ग टीबी में। अगर बी ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसकी पूरा एक नाम क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड, ये लाइट को ही हम जे बीम से जोड़ते हैं, जे लाइट टी बीम हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ, सी वाले को एक्सप्लेन करूँ ISST को, तो इसका हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, सिंपल, ठीक है, सिंपल टी बीम होती है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से 60 का क्या हो जाएगा, 60 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाले। अब हम आते हैं 61 की। कह रहे हैं कि रिवेट का मान होता है, रिवेट वैल्यू पूछ रहे हैं कि क्या होता है रिवेट वैल्यू। अगर मैं रिवेट वैल्यू की बात करूँ तो रिवेट वैल्यू होता है हमारा जो भी बियरिंग, ठीक है, बियरिंग और शेयरिंग फोर्स का जो भी मिनिमम वैल्यू होती है वही क्या होती है हमारी रिवेट वैल्यू होती है, रिवेट का मान होता है। तो जो हम डिनोट करते हैं, देखो ये होती है हमारी शेयरिंग, इसको किससे डिनोट करते हैं, PS से, और ये क्या होती है हमारी बियर, PB, और ये होती है टेंसाइल, ठीक है, PT से। तो हमारी जो PS शेयरिंग अपरूपण और बियरिंग PB धारण सामर्थ्य, इन दोनों का जो लेस वैल्यू होती है वही क्या होती है हमारी रिवेट वैल्यू होती है। तो कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 62 में कह रहे हैं जब दो प्लेटों, ठीक है, किनारों को जोड़ कर रखी जाती है तो उन्हें कवर प्लेट, देखो ये भी ध्यान से पढ़ना, कह रहे हैं कवर प्लेटों को जोड़ा जाता है तो ऐसे जोड़ को कहते हैं। जब हम किसी भी कवर प्लेट को जब जोड़ते हैं, ठीक है, दो कवर प्लेट को अगर एक साथ लेकर जोड़ते हैं तो कौन सी कवर कहलाती है। तो अगर ध्यान दो तो जब दो कवर जोड़ते हैं तो क्या कहलाती है हमारी कवर जोड़ के साथ, एक कहलाती है हमारी बट जॉइंट, ठीक है। जब दो कवर को लेके हम जब या कवरों को जब लेके जोड़ते हैं तो क्या कहलाती है हमारी ये बट जॉइंट कहलाती है। ये तो जानते हो, लैप जॉइंट जानते हो, एक दूसरे क्या करते हैं मेंबर को एक दूसरे से ओवरलैप कर देते हैं, तो ये क्या होती है हमारी लैप जॉइंट होती है। तो यहाँ से कह सकते हैं क्वेश्चन में कि जब दो प्लेट को किनारों की बात कर रहा है को रख कर जोड़ी जाती है, उन्हें कवर प्लेटों से जोड़ा जाता है, तो ऐसे जोड़ कहलाते हैं बट जॉइंट। यहाँ लैप जॉइंट तो बता दिया कि ये चढ़ाव जोड़ क्या होती है, एक दूसरे से लूप पर ओवरलैप कर देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 63 में कह रहे हैं कि लग कोण, ठीक है, लग एंगल होता है। लग एंगल का काम देखो कैसे होता है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ लग एंगल को ही, ठीक है। देखो लग एंगल क्या होता है, जब हम कोई प्लेट, ठीक है, मान लो ये गसेट प्लेट है, ये गसेट प्लेट से
मैं अगर किसी एंगल को अगर मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ से कि बेल्ट, ठीक है, बेल्ट बोल्ट या रिवेट के थ्रू जोड़ रहा हूँ, तो होता क्या है, इनकी जो लेंथ होती है, ठीक है, ये लेंथ ज़्यादा होने का ये लोडिंग ज़्यादा बियर नहीं कर पाते, तो हम करते क्या, एक और मेंबर यहाँ से जोड़ देते हैं, इसी को कहते हैं क्या, लग एंगल। इन्हें क्या करते हैं, इसके आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लेग को ही क्या करते हैं, हम इसके गसेट से जोड़ देते हैं और इसी मेंबर को जोड़ देते हैं। ये क्या काम करता है, इसकी जो लेंथ होती है उसी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो कह सकते हैं कि लग एंगल जो होता है, ठीक है, वो करता क्या है कि कनेक्शन की लंबाई को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं लग एंगल को। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे हम। अब मैं बात करता हूँ 64। कह रहे हैं कि वह काल्पनिक रेखा जिस पर रिवेट लगे होते हैं, कह रहे हैं कि वह एक काल्पनिक रेखा होती है जिस पर क्या होता है, रिवेट लगे होते हैं। तो जहाँ रिवेट लगे होते हैं उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं हम, रिवेट लाइन भी बोलते हैं। जैसे क्या होता है, ऐसे रिवेट होते हैं, ऐसे यहाँ रिवेट जोड़ दिया, यहाँ रिवेट, तो ये रिवेट लाइन जो होती है इसी को पूछ रहे हैं कि क्या होती है, ये कहते हैं, इसे रिवेट लाइन भी बोलते हैं, इसे स्क्राइब भी लाइन बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये जो भी मेंबर होते हैं इनको एक साथ ही, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन जोड़ते हैं। या ये कह सकते हैं कि एक पृष्ठ लाइन, जो कि एक पेज जैसे होता है क्या कि मान लो एक पेज ही है, एक तरीके से पेज क्या हो गया, इस पेज पे ही तो किसी चीज़ को जोड़ रहा है, दो रिवेट बोल्ट को, तो यही क्या, एक पृष्ठ लाइन भी बोलते हैं। तो क्या होती है, ये कह सकते हैं कि सभी सही हैं। क्या यहाँ से काल्पनिक रेखा जिस पर रिवेट लगे होते हैं उससे रिवेट लाइन भी बोल सकते हैं, स्क्राइब लाइन भी, पृष्ठ लाइन भी। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि ISI, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार बेल्टित धरण खंड को वर्गीकृत किया गया है। अगर मैं बेल्टित खंड को वर्गीकृत करूँ तो ये कितने टाइप में हो गए, ये होते हैं 5 प्रकार से इसे डिफाइन किए गए, 5 टाइप से इनके बताए गए हैं। कौन कौन से, आपकी क्या होती है, रोल्ड स्टील बीम होती है, ठीक है, टी बीम हो गई, ऐसे आप जोड़ते हो, आई सेक्शन हो गए, चैनल सेक्शन हो गए, ये सभी क्या होते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, इनके बेल्टी धरण बीम सेक्शन में आते हैं। सारे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यही हमारे क्या हो गए, 5 प्रकार के होते हैं। इन्हीं को जब डिफाइन करते हो कि इंडियन लाइट बीम, इंडियन हैवी बीम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लो लाइट बीम, तो यही क्या होते हैं, इन्हीं को हम 5 श्रेणियों में डिफाइन कर देते हैं। तो ये होते हैं क्या, हमारे बेल्टी धरण खंड को वर्गीकृत किए कितने, 5 टाइप्स में बताया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए कि बेलित, ठीक है, इस्पाती कोड़ी खंड को वर्गीकृत किया गया है। तो जो ये बेलित इस्पाती कोड़ी खंड, यही क्या एंगल सेक्शन है। अगर मैं एंगल, तो यहाँ मैंने बता रखा, देखो इस पिछले वाले में बताया था 8, इस वाले में 58 वाले क्वेश्चन में कि बल्ब एंगल, तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि बेलित जो इस्पाती, ठीक है, एंगल सेक्शन कौन कौन से होते हैं। ये समान भी हो सकते हैं, जो आप बनाते हो ऐसे बेलित सेक्शन, ठीक है, ये एक दूसरे की, इसकी क्या होगी, इसकी लेंथ बराबर हो सकती है। तो समान कोड़ी भी हो सकते हैं, असमान, या इसकी साइज़ क्या, इनकी लेंथ क्या हो, ये इसकी डायमेंशन 100 सेंटीमीटर हो और ये क्या हो 80 सेंटीमीटर, मतलब इसकी क्या है, असमान कोड़ी भी हो सकते हैं। या बल्ब हो सकते हैं, या यहीं पे आप क्या करो, एक बल्ब को जोड़ दो तो ये कि बल्ब, तो मतलब कह सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये सभी क्या हैं, ये बेलित इस्पाती खंड के टाइप्स हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए कि कच्चा, ठीक है, कच्चे शुद्ध लौह होता है जो लौह अयस्कों से प्राप्त होता है, जो ओर होती है, ठीक है, आयरन ओर से हम जो प्राप्त करते हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें कच्चा मटेरियल कौन सा होता है, अशुद्ध रूप में। तो जो कच्चा मटेरियल अशुद्ध रूप में होता है वो हमारा होता है, ठीक है, कच्चा लोहा होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, पिट, ठीक है, पिट आयरन, ये क्या होता है, हमारा कच्चा लोहा होता है। यही इसमें क्या होती है, इसमें हमारी कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारा क्या होता है, अशुद्ध रूप में होता है। इसी को हम दोबारा क्या करते हैं, इसे और डिफाइन करते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम मटेरियल के थ्रू हम डिफाइन करके क्या करते हैं, बारी बारी से हम और स्टील को प्राप्त करते हैं और आयरन और प्राप्त कर लेते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि इस्पात में कार्बन की मात्रा सामान्यतः परिवर्तित होती है। देखो यहाँ क्वेश्चन परिवर्तित की बात कर रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहे हैं कि इस्पात में कार्बन की मात्रा सामान्यतः परिवर्तित होती है। अगर नॉर्मल देखें तो इस स्टील में कितनी कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, इसमें होती है 0. ठीक है 2 से लेकर 0.6, ठीक है, यहाँ तक इसके आसपास रेंज होती है। लेकिन परिवर्तित कहाँ तक परिवर्तित हो सकती है इसकी वैल्यू, ये हो सकती है 0.1% से लेके 0.155, ठीक है, 1.5% तक होती है, 1.5%। ये होते क्या है कि इनको अलग अलग डिफाइन किया गया, ठीक है, 3 प्रकार से, कि जो नॉर्मल स्टील बीम होती है, मीडियम स्टील बीम होती है, ठीक है, स्टील होती है, और उसके बाद हैवी बीम, ठीक है, स्टील होती है। तो ये 3 तरीके से इसको डिफाइन करके हम पता कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.1 से 1.5% तक होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं निम्न में अधिकतम तान्यता,
कह रहे हैं किस मटेरियल में सबसे ज़्यादा क्या होगी, डक्टिलिटी होगी, तन्यता होगी। अगर मैं बात करूँ तन्यता की, तो होता क्या है, जब आप देखते हो, ठीक है, जब कार्बन की परसेंटेज किसी मटेरियल में क्या होती है, जितनी कम होगी, कार्बन की परसेंटेज जितनी कम होगी, क्या होगी, उसमें तन्यता उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा क्या होती है, वो और ज़्यादा उसमें डक्टिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर यही कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो क्या होगी, उसमें ब्रिटलनेस आती है। तो अधिकतम तन्यता अगर कार्बन की परसेंटेज इसमें से किसमें से सबसे कम होगी, अगर मैं कार्बन की परसेंटेज की बात करूँ तो सबसे कम होगा किसमें, पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा की अगर मैं बात करूँ तो ये होती है राट आयरन। राट आयरन क्या होता है, ये प्योर आयरन होता है, इसमें क्या होते हैं सबसे कम परसेंटेज में हमारे स्टील, ठीक है, कार्बन क्या क्या कार्बन परसेंटेज होते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.15% से लेस होती है, मतलब 0.15% से इसकी लेस वैल्यू किसमें होती है, पिटवा लोहा। इसी से कह सकते हैं कि इसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी, अधिकतम तन्यता होती है। कच्चा लोहा कास्ट आयरन की बात करें तो ये तो जानते ही आप कि इसमें क्या होते हैं 0.2 से लेकर इसके 4% तक की इसमें कार्बन की परसेंट है। ढलवा लोहा तो आपके होते ही है, ये कच्चा लोहा आपका ये हो गया पीट आयरन होगा। अगर ढलवा लोहा क्या होगा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में क्या होते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है 2 से 4% होती है, और जो इसकी वैल्यू होती है ये 2% से 4.5 या 5% तक होती है किसमें, कच्चा लोहा में। और स्टील में तो बता ही दिया कि इसको 0.2% से लेके 1.5% तक हमारी क्या होती है, स्टील में कार्बन की परसेंटेज होती है। तो अधिकतम तन्यता किसमें होती है, पिटवा लोहा में। क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, कार्बन परसेंटेज बहुत लेस होते हैं, बहुत कम होते हैं। कितने होते हैं, 0.15% से लेस होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में। कह रहे हैं कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत है, स्टील में कार्बन की प्रतिशत मैंने ऊपर बता दिया कि कार्बन में, ठीक है, स्टील में कितनी होती है 0.2, ठीक है, 0.2 से लेके 1.5% तक होते हैं। अगर इसमें रेंज की बात करूं तो ए बी सी तीनों में कोई रेंज नहीं, मतलब कह सकते हैं कि डी ऑप्शन क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टील में कितनी उसकी कार्बन की परसेंटेज होती है, 0.2 से लेके 1.5% तक होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि सीधा, सपाट और वर्गाकार जोड़ को कहते हैं। देखो सीधा, सपाट और वर्गाकार जोड़ क्या हो सकते हैं, हम उन्हें सीधे, ठीक है, एक ऐसे प्लेट होते हैं, इन प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रख के हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं मेंबर को, ऐसे रिवेट्स हैं। तो रिवेट क्या हो गया, ये तो एक तरीके से बट ज्वाइंट हो गई कवर लगा के, या इसे रिवेट के थ्रू जोड़े तो रिवेट जोड़ भी कह सकते हैं। तो हो सकता है कह सकते हैं कि सीधा, सपाट, वर्गाकार जोड़ को क्या ऐसा कह सकते हैं, रिवेट एवं बट ज्वाइंट कह सकते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि रिवेट सेक्शन की न्यूनतम चौड़ाई होनी चाहिए। अब देखो रिवेट सेक्शन जो बनाते हो, जैसे ये वाली मेंबर है, ये वाली जब मेंबर बना रहे हो, इस वाले मेंबर को, अगर जब इस वाले मेंबर को बना रहे तो जब आप रिवेट, ठीक है, रिवेट की एज डिस्टेंस आपको पता होगी कि रिवेट की एज डिस्टेंस कितनी होती है। रिवेट की एज डिस्टेंस आपने पढ़ चुके होंगे कि रिवेट जब एक जगह कहीं हम रिवेट जोड़ते हैं, ये मेरी मेंबर है, ठीक है, जब आप एज डिस्टेंस देखते हो तो इसकी एज डिस्टेंस इसके सेंटर से इसके किनारे तक कितनी होती है, 1.5D होती है। जब इस वाले इसकी सेंटर से लेंगे, जब वही इधर भी लेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5D हो जाएगी। तो अगर आप देखो तो दोनों साइड से क्या हो जाएगी, इसकी पूरी चौड़ाई कितनी हमें पता चल जा रही है, 1.5, और 1.5 को ऐड कर दूँ मैं, 1.5 + 1.5 को ऐड करूँगा तो कितनी आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू ऐसे डी से, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3D। तो कह सकते हैं कि जो रिवेट सेक्शन की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है हमारी, सी, ठीक है, 3 डाया होगी। इस क्वेश्चन को दोबारा मैं समझा रहा हूँ। देखो आपने पढ़ चुके होंगे कि स्टील में जितने भी, ठीक है, प्रोविज़न दिए गए, उस प्रोविज़न के थ्रू अलग अलग सेक्शन की बताई गई कि न्यूनतम पिच कितनी चाहिए, एज डिस्टेंस कितनी चाहिए। तो यही एज डिस्टेंस, ठीक है, एज डिस्टेंस को ही मैं जो बताई गई है मैन मेड, ठीक है, या जो हमारी शॉप रिवेट, ठीक है, अगर शॉप में आप इसी को कटिंग करते हो तो कितनी होती है हमारी 1.7, और वही हमारी जब हम शॉप में करते हैं तो 1.5 कम लेते हैं, और वही हम जब खुद हैंड से करते हैं तो कितनी होती है 1.7D होती है। तो यहाँ मैं शॉप की वैल्यू को लेके ऐड करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जा रही है हमारी, जब एज डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ले रहा है तो 1.5D, और वही दूसरे साइड से ले रहा है तो 1.5D ऐड कर दोगे तो कितनी आ जाएगी हमारी, 3 डाया हो जाएगी, ठीक है। डाया हमारा क्या है, रिवेट डाया की साइज बताई गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताइए कि किसी बेल्ट की प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ की वास्तविक लंबाई माना जाता है। तो जो इफेक्टिव लेंथ होता है, जब किसी सेक्शन की इफेक्टिव लेंथ की बात की जाती है तो क्या होती है, वो एक्चुअल लेंथ जो होता है उसके माइनस क्या होता है, उसकी जो वेल्ड साइज होती है उसका 2 टाइम्स घटा देते हैं। ये क्या होती है, एस होती है हमारी साइज ऑफ वेल्ड होती है, साइज ऑफ वेल्ड या बेल्ट का आकार होता है, ठीक है।
तो ये हो जाएगी हमारी इफेक्टिव लेंथ। तो कह रहे हैं कि प्रभावी लंबाई जो होती है वो एक्चुअल लंबाई का क्या माना जाता है, वेल्ड के आकार को घटाकर या वेल्ड के आकार के दुगने को घटाकर, या सी कह रहे हैं वेल्ड के आकार को जोड़कर या वेल्ड के आकार को दुगने को जोड़कर। नहीं, मैंने बता दिया कि जो होता है इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, एक्चुअल लेंथ माइनस 2/s क्या होता है, साइज ऑफ वेल्ड होती है या वेल्ड के आकार। तो यही उसके क्या करते हैं, एक्चुअल आकार से हम दुगने को घटा देते हैं, यही हमारी क्या होती है, प्रभावी लंबाई मिल जाती है। समझ रहे हो? यहाँ मैं दोबारा इसकी वैल्यू को लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इफेक्टिव लेंथ जो होती है, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, ये होती है एक्चुअल लेंथ। इसे क्या लिखते हैं, एक्चुअल जो वास्तविक लंबाई होती है, -2/s। यस क्या होता है हमारा, साइज ऑफ वेल्ड या साइज का आकार जो भी होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ कह रहे हैं कि बताइए 74 में कह रहे हैं कि प्रभावी कट, ठीक है, अगर जो हमारी थ्रोट थिकनेस है उसकी क्या है, टी, प्रभावी कट टी है और वेल्ड की माप साइज ऑफ वेल्ड एस है, तो ये बताइए इनके बीच का संबंध क्या है। तो इसका संबंध होता है हमारा टी, ठीक है, टी इक्वल के एस। जो हमारी थ्रोट थिकनेस होती है वो हमारी साइज वेल्ड का एक कांस्टेंट होता है, इसी की वैल्यू क्या हमारा क्या होता है, हमारी थ्रोट थिकनेस का रिलेशनशिप हम शो करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से टी इक्वल टू के एस से, टी इक्वल टू के एस, के हमारा क्या है, के कांस्टेंट है, के किस पे डिपेंड करता है, फ्यूजन एंगल पे। जो आप वेल्डिंग करते हो किसी एंगल में उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर मैं इसकी मान लूँ वैल्यू कितनी है, 60 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.7 होती है। और बाकी आप जानते हो कि साइज ऑफ वेल्ड आपने पढ़ चुके होंगे जो, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड में जो बताई गई वैल्यू, अलग अलग थिकनेस के लिए अलग अलग इसकी साइज़ दी गई है। अगर मान लो अगर मैंने 10 से 12, ठीक है, 10 से 15 की बात करूँ तो 3 से लेकर कितनी होती है, 4 mm तक की होती है। अगर 10 mm से कम हमारी थिकनेस है तो हमारी क्या होती है, इसी साइज़ की वैल्यू कितनी होती है, 3 mm होती है। ये सारे आपके प्रोविजन दिए गए हैं, ये सारे आपके बुक्स में होंगे, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, कोड। अब मैं बात करता हूँ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक अवयव चढ़ाव जोड़ पर कौन सा वेल्ड लगाया जाता है। कह रहे हैं कि एक अवयव जो चढ़ाव जोड़, लैप जॉइंट की बात कर रहे हैं कि कौन सा वेल्ड होता है जब एक दूसरे से जोड़ते हो मेंबर को, ठीक है, चढ़ाव जोड़ कर देते हो, तो कौन सी होती है हमारी, ये तो हमारी जब एक दूसरे के पैरेलल में जोड़ते थे क्या होती है, हमारी बट वेल्ड होती है। लेकिन जब एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हो तो यही ओवरलैप या फिलेट वेल्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, फिलेट वेल्ड कहलाती है। जब एक दूसरे के क्या करते हो, ओवरलैप करके जोड़ते हो, क्या करके से बेल्ड करके, यहाँ क्या करोगे, यहाँ बेल्ड कर दोगे, यहाँ से इसको बेल्ड कर दोगे, तो ये क्या होती है, हमारी फिलेट वेल्ड कहलाती है। तो कह सकते हैं यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, फिलेट वेल्ड हो गए, चढ़ाव जोड़। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ये बताइए कि अनुप्रयुक्त भार की दिशा के समांतर अक्ष वाले फिलेट वेल्ड को क्या कहते हैं। अब जब हम इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि जो हमारी, ठीक है, अनुप्रयुक्त भार होते हैं, ठीक है, लोडिंग जो होती है उसकी दिशा के समानांतर जो भी हमारी लोडिंग है, इस तरीके से फिलेट वेल्ड बनता कैसे, मान लो एक मेंबर ऐसे है और इस मेंबर को मैं इस तरीके से इसके ऊपर रख के जोड़ रहा हूँ, ठीक है। जब यहाँ से मैं जोड़ रहा हूँ तो यहाँ ये वाली जोड़ जो होती है हमारी ओवरलैप की जाती है, यही हमारी क्या होती है, फिलेट वेल्ड होती है। तो यही कह रहे हैं कि जो डायगोनल, ठीक है, इसके जो डायगोनल पे ही रख के जब हम जोड़ते हैं, सॉरी पार्क में ही जब रख के जोड़ते हैं तो ये क्या आती है, हमारी पार्क फिलेट वेल्ड। वही कह रहे हैं कि इसके समानांतर अच्छा, ठीक है, समांतर अच्छे वाले फिलेट वेल्ड जो इसके पैरेलल ऐसे लेके चलेंगे ना, 3D में अगर मैं बनाऊँ, इमेजिन करो तो ये क्या होगी, इसी के पैरेलल ऐसे जो भी मेंबर होंगे सेक्शन जब बनाओगे, ठीक है, मान लो ऐसे मैं सेक्शन ट्राई कर रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा बनेगा नहीं, कोशिश करना खुद एक बार इमेजिन करके सोच। तो मान लो ऐसे मैं एक मेंबर बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये इसी के पैरेलल ही ये जोड़ रहा हूँ ना पार्क लंबाई पे। समझ आ रहा है ना, 3D में ड्राइंग अच्छी नहीं बनती है तो इसलिए कोशिश करना कि अपने खुद समझ लेना। तो ये क्या होती है, ये यही जो ड्राइंग होती है क्या होती है, हमारी पार्क फिलेट वेल्ड होती है। तो जो वो कहते हैं कि अनुप्रयुक्त भार की दिशा के समांतर अक्ष वाले फिलेट वेल्ड को क्या कहते हैं, हम पार्क फिलेट वेल्ड कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि ये बताइए कि टकरी वेल्ड, जो टकरी वेल्ड होती है उसकी वास्तविक मोटाई, ठीक है, प्लेट की बताइए कि कितनी होनी चाहिए। तो किससे कंपेयर कर रहा है, अगर जब वेल्डिंग करते हो, ठीक है, बट वेल्ड करते हो तो उस बट वेल्ड में जो एक्चुअल जो मोटी लंबी जो होती है थिकनेस होती है, उस थिकनेस के ही कंपेयर में पूछ रहे हैं कि वेल्ड की थिकनेस कितनी होती है। तो ये होती है, क्या होती है इसकी, इससे कम होती है। जो टकरी वेल्ड होती है उस टकरी वेल्ड की वास्तविक जो मोटाई होती है, जैसे जब करते क्या हो, जब आप दो प्लेट को ऐसे जोड़ते हो ना, तो यहाँ जो एक्चुअल में जो जोड़ते हो वेल्ड,
इसकी वेल्ड क्या, इसकी थिकनेस से क्या होती है, कम हो जाती है। कह सकते हो ना, इमेज समझ सकते हो ना। यहाँ से जब यहाँ बेल्ट किए हो, यहाँ बेल्ट किए हो, तो इसकी थिकनेस से क्या होती है, इसके अंदर जब भरोगे तो ये यहाँ गैप हो जाती है। तो यही क्या होती है, हमारी एक्चुअल जो थिकनेस होती है उससे क्या होती है, कंपेयर में कम हो जाती है इसकी वैल्यू। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए कि निम्नलिखित में किस प्रकार फिलेट वेल्ड पदार्थ असफल होता है। अब देखो पूछ किस में रहे, फिलेट वेल्ड में पूछ रहे हैं, फिलेट वेल्ड में पूछ रहे हैं कि जो हमारा मटेरियल होता है वो किस में फेल होता है। तो जो हमारा मटेरियल होता है वो फेल होता है हमारा किस में, शियरिंग के केस में। जब आप बात करते हो किसी भी फिलेट वेल्ड, जो फिलेट वेल्ड बनाया जाता है, अभी ऊपर एक डायग्राम बनाया, ठीक है, ऐसे एक मेंबर हो गया, इस मेंबर को मैं ऐसे रख के जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ। जब आप लोडिंग लगाते हो यहाँ से, तो क्या करते हैं, ये शियरिंग एक दूसरे को कट करने की कोशिश करता है ना। मान लो यहाँ से किसी मेंबर को, ये मेंबर है, यहाँ रख के जोड़ दिए, तो जब यहाँ से आप लोडिंग इस केस में लगाओगे, पी केस में मान लो कोई लोडिंग लगा रहा, तो ये इस वाले कट को क्या करता है, कट करने की कोशिश करता है। यही कट क्या होता है, हमारी शियरिंग के केस बनता है। तो यही क्या होती है, हमारी अवरूपण होती है। तो जो फिलेट वेल्ड पदार्थ असफल किस में होता है, अवरूपण में, सॉरी अपरूपण में होता है। तो ये हमारी क्या होती है, शियरिंग के केस में क्या होता है, फेल होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए कि अनुप्रस्थ पट्टिका वेल्ड के लिए तैयार की जाती है। जो अनुप्रस्थ पट्टिका होती है वो किस लिए तैयार किया, किस में तैयार किया जाता है, वो भी हमारी जो शियरिंग में ही फेल हो रही है, तो हम क्या करते हैं, शियरिंग में ही क्या करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, उसी में क्या करते हैं, तैयार करते हैं, क्योंकि हमारा उस सेक्शन में फेल ना हो। करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा बेल्ट का प्रकार नहीं है। देखो बेल्ट का अगर प्रकार बताऊं, बेल्ट के टाइप्स, देखो यहाँ मैं डायग्राम बता रहा हूँ बेल्ट के कितने टाइप्स होते हैं। यही देखो, अगर आप देखो तो मैंने बताया कि जब बेल्ट, ठीक है, एक पैरेलली जब एक दूसरे के, ठीक है, समानांतर जोड़े जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, बट वेल्ड कहलाते हैं। हो गई, यहाँ पे मैंने बेल्ट रख के इसमें जोड़ दिया। अब जब मैं एक दूसरे से ओवरलैप करता हूँ तो ये क्या हो गई हमारी, इसको भी मैं क्या करता हूँ, बेल्डिंग कर सकता हूँ। ये मेरी एक मेंबर होगी, एक मेंबर ये मेरी होगी, तो यहाँ मैं बिल्ड करके, यहाँ मैं बिल्ड करके जोड़ सकता हूँ, ओवरलैप हो गई। अब प्लग वेल्ड का क्या होता है, जब देखते हो आप कोई भी स्लॉट देखते हो, ठीक है, मान लो ये मेरी ऊपर से प्लान व्यू है, यहाँ रख दिए हो, फिर यहाँ एक प्लेट ऐसे रख के आप जोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या करते हो, आप प्लग बनाते हो, इस प्लग में क्या करते हो, आप इसमें बेल्डिंग करके पूरी भर देते हो किनारे को, तो ये क्या होती है, हमारी प्लग वेल्ड होती है। तो यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रकार, जिग जैग, क्या जिग जैग हमारा कोई भी बेल्डिंग का टाइप्स नहीं होता। ये क्या होता है, प्रकार होता है हमारा रिवेट या बोल्ट का होता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट सी हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिग जैग वेल्ड का प्रकार नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में 81। इसमें कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम दी गई है, इसमें ये बताइए कि कौन, क्या नाम है इनके, इसके नाम बताने हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज़्यादा आएंगे, इसलिए मैंने क्या कह रहा हूँ, देखो मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ तो सारे क्वेश्चन में जो भी टर्म आ रहा है उसके डायग्राम को भी बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है डायग्राम, ठीक है, डायग्राम दे देगा, पूछ देगा कि बताइए कौन सा प्रकार होता है, इसलिए मैं हर जगह आपको डायग्राम भी शो ऑफ करते जा रहा हूँ कैसे कैसे होते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान से देखते रहना, समझते रहना कि मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। और अगर डाउट लगे या अगर लग रहा है कि आप भूल सकते हो तो उसको क्या करो, अपनी एक जगह नोट कर लो, और दोबारा अगर डाउट दोबारा आए तो क्या करो, हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लो कि सर इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो, हम उस टॉपिक को एक पर्टिकुलर वीडियो में लेके आके समझा देंगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इसमें ये बताइए कि ये कौन सा हमारा वेल्ड है। तो ये वाली वेल्ड मैंने अभी यही बताया, तो ये वेल्ड कौन सी हमारी लैप जॉइंट होती है। लैप संधि जो होती है हमारी कौन सी होती है, इस तरीके से बनाई जाती है, ओवरलैप करके क्या करते हैं, इसको बढ़ना यहाँ क्या करते हैं, बेल्ड कर देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताइए कि जो फिलेट वेल्ड होता है, देखो कह रहे हैं कि फिलेट वेल्ड में, ठीक है, फिलेट वेल्ड जोड़ में सबसे कमज़ोर भाग कौन सा होता है। फिलेट वेल्ड अभी दोबारा बताए, देखो फिलेट वेल्ड के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि फिलेट वेल्ड को अच्छे से अपनी पढ़ाई रखे रखना फिलेट वेल्ड के बारे में। देखो फिर बता रहा हूँ, फिलेट वेल्ड जब मेंबर जोड़ते हैं एक दूसरे से, तो जो फिलेट वेल्ड जब जोड़ते हो तो यहाँ से जब लोडिंग लगाते हो तो ये वाली सेक्शन क्या होती है, ब्रेक होने की कोशिश करती है, ठीक है। जब ये वाली मेंबर ब्रेक होने की कोशिश, तो ये यही क्या होता है हमारा, यही कहलाता है हमारा कंठ कहलाता है, थ्रोट कहलाता है, यही ये तो पढ़े ही हो गए। तो जब यहाँ क्या होता है, जब लोडिंग लगाते हैं फिलेट वेल्ड में, तो ये वाली क्या होती है, शेयरिंग के कंडीशन में पहले फेल होने की कोशिश करती है। तो यही क्या हो गया हमारा कंठ, ही क्या होता है हमारा सबसे कमज़ोर भाग होता है किसमें, फिलेट वेल्ड में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फिलेट वेल्ड में दुर्बलतम सबसे क्या होते हैं, दुर्बलतम सेक्शन कौन से होते हैं। तो अगर दुर्बलतम सेक्शन की बात करो फिलेट वेल्ड में, तो होता है फिलेट वेल्ड का थ्रोट या कंठ, ठीक है।
यही दोबारा देखो, यही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया अलग तरीके से, लेकिन उसने हमारा आंसर क्या होगा वही होगा, बस उसके क्या है क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन अगर तरीके बदल जाए तो आप जितना पढ़े हो उसको भी यूटिलाइज करके और सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए क्वेश्चन देखो कितने अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके हैं लेकिन आंसर क्या वैसे ही सॉल्व होते जा रहा है। तो यहाँ भी वही कह रहा है, फिलर ट्वेल्व की फिर बात कर रहा है, फिर कह रहा है दुर्लभतम खंड है, कौन सी प्लेस कौन सा सेक्शन यहाँ फेल हो रहा है। तो जो हमारी शेयरिंग की कंडीशन होती है तो यही हमारी क्या होती है, सबसे पहले फेल करती है। यही क्या होती है, थ्रोट कंठ ही क्या होती है हमारी पहले फेल होती है। सबसे कमज़ोर पार्ट दुर्बलतम पार्ट क्या होता है, फिलेट का थ्रोट होता है। करेक्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 84 में कह रहे हैं कि ये बताइए कि फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई कम होनी चाहिए। अगर फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई की बात करूं तो फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई क्या होती है, जो हमारी लेंथ, ठीक है, जो हमारी सेक्शन साइज ऑफ वेल्ड होती है एस होती है। देखो यहाँ से अगर ऑप्शन में बात करूँ तो यहाँ कह रहे हैं कि वेल्ड माप के दुगुने से, नहीं ये भी गलत है। बी ऑप्शन में कह रहे हैं कि वेल्ड माप के 6 गुने से, नहीं। बेल्ट माप क्या होगी, साइज ऑफ वेल्ड की बात कर रहे हैं, साइज का प्रकार, सॉरी साइज के आकार की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि बेल्ट माप, और डी में कह रहे हैं कि बेल्ट माप के 4 गुने। तो जो फिलेट वेल्ड में, ठीक है, जब फिलेट वेल्ड, ये जो मैंने इफेक्टिव लेंथ एक बताया था वो किस में बताया था, बट वेल्ड। और जब यही इफेक्टिव जब पूरी मेंबर की बात करते हैं, वही फिलेट वेल्ड में बात करते हैं तो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। किससे, इफेक्टिव लेंथ जो होती है इसकी 4 इंटू यस, यस क्या होता है, साइज ऑफ वेल्ड से 4 टाइम्स जो साइज ऑफ वेल्ड के बराबर क्या होती है हमारी फिलेट वेल्ड की इफेक्टिव लेंथ होती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए कि संरचनात्मक अवयव जिसमें अनुदैर्ध्य अक्ष की बात कर रहे हैं कि समांतर दिशा में तनन बल लग रहा हो तो वो कौन सा मेंबर होता है। देखो जब भी किसी अनुदैर्ध्य, जब भी हम कोई भी मेंबर होता है, मान लीजिए हमारी एक मेंबर है, इसमें क्या कर, अनुदैर्ध्य दिशा में जब मेंबर लग रही हो, ठीक है, फोर्स लग रहा है इधर से, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो जब दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसमें क्या, इसमें टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है ना, तो ये कौन सी मेंबर कहलाती है हमारी, टेंशन मेंबर या टाई मेंबर कहलाती है। तो यहाँ से हमारा जो मेंबर है समांतर अक्षर में, तो जो भी समांतर अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर दिशा में तनन बल, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो कौन सा मेंबर कहलाता है, तनन अवयव भी कहलाएगा, टाई मेंबर भी कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि ए और बी, ठीक है, दोनों सही हैं, तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कन्फर्म। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए कि एक प्लेट गर्डर के अभिकल्पन, एक प्लेट गर्डर जो है उसकी डिजाइन की फ्लेंज कोणों, ठीक है, फ्लेंज एंगल की बात कर रहे हैं, और उसके फ्लेंज प्लेटों जो कि होते हैं उसके कह रहे हैं कि रिवेटों को अभिकल्पित किया जाता है, डिजाइन किया जाता है किस में, तो उसकी के बारे में पूछना कि किस तरीके से डिजाइन की जाएगी। तो ये डिजाइन की जाती है सिंगल शियर के केस में। अब सिंगल शियर के केस में कैसे बनता है, देखो होता क्या है, जब आप कोई एक फ्लेंज प्लेट जो, ठीक है, एक ऐसे फ्लेंज एंगल जोड़ दिए और इसके बाद क्या करते हो आप, एक किसी और को, ठीक है, एक और फ्लेंज प्लेट को दो, ठीक है, दो एंगल और एक कोण को जोड़ते हो एक दूसरे से, तो एक तरीके से ऐसे ही बन जाएगा ना ओवरलैप टाइप में। तो जब आप यहाँ पे किसी रिवेट से जोड़ते हो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, एक दूसरे से यहाँ कट हो रही है। यहाँ देखो मेरा क्रसर कहाँ घूम रहा है, यहाँ वाले सेक्शन पे क्या हो रहा है, कट हो रहा है। यही क्या सिंगल शियर में ये डिजाइन किए जाते हैं, कौन से, प्लेट गर्डर के जो भी फ्लेंज कोण और फ्लेंज प्लेटों को जोड़ने वाले रिवेट को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ गई समझ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए कि वह इस्पाती सदस्य जिस पर प्राथमिक तनाव आता है। अब कह रहे हैं कि कोई एक स्टील मेंबर है, उसमें कह रहे हैं कि प्राइमरी टेंशन किस पे आता है, प्राइमरी टेंशन किस पे आता है, प्राइमरी टेंशन आता है हमारा जो भी हमारा जोड़ होता है, ठीक है, जहाँ हमारी बंधक होती है वही क्या होती है हमारी प्राइमरी टेंशन आती है, ठीक है। स्ट्रट तो आप जानते हैं, जो भी मेंबर ट्रस बनता है तो ट्रस में जो भी हमारी मेंबर जहाँ कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करती है, यही मान लो, तो यहाँ कंप्रेसिव मेंबर यही क्या होती है हमारी स्ट्रट कहलाती है। और यही जो बॉटम साइड में जिसमें टेंशन मेंबर लगते हैं, टेंशन फोर्स एक्ट करते हैं, यही टेंशन मेंबर क्या कहलाती है, टाई मेंबर कहलाती है। आ गया है समझ। अब हम स्लिंग जो हमारी ये स्लिंग, देखो स्लिंग होती है जब क्रेन वगैरह देखो ना, क्रेन में एक मेंबर ऐसे लगे होते हैं, जब क्रेन में ऐसे एक्ट करते हैं आज के रूप में, तो ऐसे लगा के जो लोडिंग को क्रैच करती है, तो यही क्या होती है, ये वाली मेंबर जो होती है, अगर क्रेन ध्यान से देखो जो लोडिंग के लिए, तो ये वाली मेंबर जो होती है यही कहलाती है सीलिंग मेंबर में कहलाती है। तो यहाँ से हमारा जो पूछ रहा है उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बंधक हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि संपीड़न होते हैं, संपीड़न कंप्रेसिव होते हैं, क्या होते हैं? कंप्रेसिव अवयव। कंप्रेसिव मेंबर क्या होते हैं? कंप्रेसिव मेंबर होते हैं। ठीक है, कंप्रेसिव मेंबर क्या होते हैं? संपीड़न अवयव ही संपीड़न होते हैं। ये इजी था, ये कर सकते हो। अब पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस्पात के स्तंभ के अच्छे संपीड़न में, ठीक है, एक स्तंभ है इस तरीके से, ये स्तंभ है, कह रहे हैं कि इसके अच्छे संपीड़न, टॉप व्यू पे ऐसे मेंबर फोर्स लग रहा है, इस पर एक्ट कर रहा है फोर्स, कह रहे हैं संपीड़न अनुगीय प्रतिबल मुख्यतः निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, इसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, जब भी लोडिंग की, और इसकी अनुगीय प्रतिबल जो होती है, अनुगीय जो स्ट्रेस होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? उसके लैम्डा तनुता स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करती है। जो भी हमारी इस्पात 80 संपीड़न पर लोड करती है तो किस पे डिपेंड करती है? हमारी स्लेंडरनेस तन्यता अनुपात पे डिपेंड करती है। तन्यता अनुपात ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आपके जो भी प्रोविजन कोड दिए गए हैं, एक बार अपने बुक में इस चीज़ के बारे में देख लेना कि हर सेक्शन के लिए अलग अलग लोडिंग के लिए कौन कौन से दिए गए हैं सेक्शन, इस चीज़ को आप याद रख लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, चलो मैं अगर यही बता देता हूँ कुछ इसके बारे में कि सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडर रेशियो होती क्या है? तन्यता अनुपात होता है, जो लेंथ होती है उसका इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई क्या होता है? आर मिनिमम। आर मिनिमम परिभ्रमण त्रिज्या, जो प्रभावी लंबाई होती है डिवाइड बाई क्या होती है? परिभ्रमण त्रिज्या ही क्या कहलाती है? हमारी तन्यता अनुपात कहता है। और परिभ्रमण त्रिज्या होती क्या? परिभ्रमण त्रिज्या होती है आर मिनिमम को से इसे डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट, ठीक है, आई मिनिमम, जो परिचय क्षेत्र होता है मिनिमम वैल्यू होती है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई क्या होता है? एरिया, यही हमारी क्या होती है? आर मिनिमम परिभ्रमण त्रिज्या होती है। करेक्ट होगा। कई बार ये भी पूछ देता है कि परिभ्रमण त्रिज्या पूछ देगा और ऐसे ऑप्शन में वैल्यू दे देगा, तो यही क्या होता है? जो फार्मूला होता है अंडर रूट की होती है, ठीक है, ध्यान देना। अंडर रूट में जो आई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम डिवाइड बाई एरिया होती है हमारी, क्या होता है? परिभ्रमण त्रिज्या, या कह सकते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन भी बोलते हैं। और फिर यही हमारी क्या होती है? सिलेंडर रेशियो तन्यता अनुपात क्या होता है? प्रभावी लंबाई डिवाइड बाई क्या होती है? परिभ्रमण त्रिज्या या रेडियस ऑफ जाइरेशन कह सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा संपीड़न सदस्य नहीं है? संपीड़न सदस्य क्या होते हैं? जिस पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा हूँ वही क्या होती है? संपीड़न सदस्य, कंप्रेसिव मेंबर होते हैं। तो जो स्ट्रट होती है, मैंने अभी बताया कि स्ट्रट में क्या होती है? कंप्रेसिव मेंबर होती है। टाई क्या होती है? हमारे टेंशन, जिस पे टेंशन फोर्स होता है। तो डायरेक्टली देख सकते हैं कि टाई के पे क्या होता है? टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है। तो टाई क्या होता है? टेंशन मेंबर होता है, संपीड़न मेंबर नहीं होता है। बाकी आप देखते हो राफ्टर जो होता है ये भी क्या होता है? जो ट्रस में होता है ये भी क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है। और बीम भी जो होता है इस पर भी क्या होता है? हमारे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए कि बेटेंड स्तंभ, जो बेटेंड स्तंभ होता है उसमें बेटेंस की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? देखो ये प्रोविज़न दिए गए, ये प्रोविज़न के ही थ्रू आप देख सकते हो कि क्या क्या इसमें बताएं, कितने मैक्सिमम होते हैं, कितने मिनिमम होते हैं, कैसे डिजाइन करके हम इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन लॉजिकल में मैं आपको बता दूँ कि कितनी मेंबर होते हैं। देखो होता क्या, जब आप कोई मेंबर जोड़ते हो, मान लो आपने ये मेंबर जोड़ी, ठीक है, आपने इस मेंबर को ऐसे जोड़ा, सॉरी ड्राइंग ढंग से बन नहीं रही है, ठीक है, मान लो यहाँ एक मेंबर है मेरा, एक यहाँ मेंबर है, दो मेंबर हैं, इसको एक टॉप व्यू पे जोड़ोगे, एक बैटन यहाँ जोड़े, एक बैटन आपने बॉटम में जोड़ दिए, ये तो आपको कंफर्म देने ही देने हैं, क्लियर हो ना? क्योंकि अगर मान लो आपने बॉटम में दे दिया तो ये वाला मेंबर मेरा ब्रेक कर जाएगा, अगर टॉप पे नहीं दोगे तो ये टॉप वाली भी क्या होगी? ब्रेक कर जाएगी। और बॉटम में नहीं दोगे तो ये वाली क्या होगी? स्लैप कर जाएगी। तो करते क्या, बैटन का यूज ही किया जाता है कि इनको बांध के रखा जाता है एक दूसरे से। तो इसकी मिनिमम पूछ रहा है कितने मिनिमम होने चाहिए। तो देखो टॉप और बॉटम तो कंफर्म दोगे ही दोगे, अगर ना दोगे तो आपका सेक्शन क्या फेल हो जाएगा। और तीसरी क्या करते हैं कि बॉटम एक मिडिल में देते हैं मिनिमम। मिडिल में क्यों देते हैं? क्योंकि क्या होती है, हमारे मेंबर बकलिंग ना हो जाए। ये वाली मेंबर अगर आप मान लो यहाँ सपोर्ट दे दिए, यहाँ सपोर्ट दे दिए, तो ऐसे भी बकल कर सकती है ना हमारी मेंबर, समझ रहे कि नहीं? ये मेंबर ऐसे बकल कर सकती है। तो क्या करते हैं हम, एक मिडिल में भी क्या करते हैं, एक बैटन दे देते हैं इसको ज्वाइंट करने के लिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हो गया, हम आप देख सकते हो कि मिनिमम कितनी हमारी हो सकती है, 3 बैटन नंबर ऑफ हो ही सकते हैं। तो ये कन्फर्म है कि आपके 3 से कम नंबर ऑफ बैटन नहीं होने चाहिए, किसमें? बैटन कॉलम में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब तो आप क्लियर समझ होंगे, अब आप भूल भी नहीं सकते हैं कि ऐसे ये चीज़ें बताई गई हैं। बाकी आप प्रोविज़न अगर पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से भी पढ़ के देख सकते हो, वहाँ से आप रट सकते हो कैसे क्या क्या चीज़ें बताई हैं। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि संपीड़न कंप्रेसिव मेंबर में कह रहे हैं कि आबंधन जो रिवेटों के बीच, ठीक है, उनके बीच जो पिच होती है, पिच है, ठीक है, पिच इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। पिच की बात करें किसमें? टैकिंग रिवेट के बारे में कह रहे हैं। तो जब कंप्रेसिव लोड लगता है
देखो मैं अब इनके भी बारे में भी लॉजिकल मैं समझा दूंगा, आप भूलोगे नहीं दोबारा, ऐसे बताऊंगा कि आपको याद रह जाएगी। ठीक है, तो मैं अब बता रहा हूँ कि देखो इसके कैसे हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं। देखो लॉजिकल ज़्यादा रटने की कोशिश करोगे तो चीज़ें भूल जाती है, लेकिन जब आप उसे समझ के करोगे तो आप जल्दी भूलोगे नहीं। तो देखो संपीड़न उपांगों में कह रहे हैं कि टैकिंग रेट की पिच कितनी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इनके बीच की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इनके बीच की बात करूँ तो देखो होता क्या है, ये वाले सेक्शन जब आप देते हो, ऐसे आप दो मेंबर हैं जोड़ रहे हो, एक कंप्रेसिव मेंबर है, कंप्रेसिव मेंबर की बात कर रहे हैं, तो कंप्रेसिव मेंबर को जब जोड़ते हो तो इनके बीच में जब रिवेट देते हो, ठीक है, कितने ज़्यादा रिवेट नहीं होने चाहिए। मान लो एक रिवेट ये हो गई, एक रिवेट कहीं से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, इनके मेंबर को रख के, पूरे मेंबर को रखा, तो जब जोड़ते जाओगे एक दूसरे से तो इनके बीच जो टैकिंग रिवेट कितनी मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। तो देखो होता क्या है कि जब आप कंप्रेसिव फोर्स ऐसे एक्ट करता है इसके बीच में, ऐसे एक्ट करेगा ना मेंबर पे, जो भी मेरा मेंबर है, तो जब आप करते क्या हो, अगर टेंसाइल होती है तो आप क्या होता है, टेंसाइल में आप ज़्यादा रख सकते हो। ठीक है, टेंसाइल में क्या कर सकते हो, इस मेंबर को आप ज़्यादा डिस्टेंस दे सकते हो, लेकिन कंप्रेसिव में क्या होगा, आपको इतनी डिस्टेंस तो रखनी होगी, क्योंकि ये क्या होगा, अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस दे दोगे तो क्या होगी, बकल हो जाएगी। तो बकलिंग के केस को ही क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए हम एक मिनिमम टैकिंग रिवेट तो देते ही देते हैं कि दोनों में बीच प्लेट में बकलिंग ना हो। तो उसी क्राइटेरिया को हम देखने के लिए क्या करते हैं, एक वैल्यू दी गई है हमारे प्रोविज़न में, कितनी दी गई है, 600 दी गई है। कितनी दी गई है, 600 दी गई है। किसमें, संपीड़न उपांगों में आबंधन रिवेटों के बीच। ठीक है, पिच इससे अधिक कितनी नहीं, 600। और भाई जो हम टेंशन की बात करें तो टेंशन में क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, टेंशन मेंबर जो होते हैं उसमें के बीच में जो टैकिंग रिवेट उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 mm होती है। कितनी, किसकी वैल्यू होती है, पिच की वैल्यू होती है। ये टैकिंग रिवेट के केस में बात कर रहे हैं, आबंधन रिवेटों की बात कर रहे हैं, किसकी, आबंधन रिवेटों की बात कर रहे हैं। तो ये कितनी हो जाए, 1000। किसमें, टेंसाइल, टेंसाइल में आप थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा कर रख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही कंप्रेशन में क्या होते हैं, बकलिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को थोड़ी सी कम रखते हैं, कितनी, 600 mm तक रखते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए कि स्तंभों में चढ़ाव लंबाई, जो स्तंभ होता है उसमें चढ़ाव लंबाई का मान होता है, जो स्तंभ होते हैं उसमें चढ़ाव लंबाई के मान कितना होता है, उसका मान होता है हमारा जो भी एक्चुअल, ठीक है, विकास लंबाई के बराबर होता है। जो भी विकास लंबाई होती है वही क्या होती है, हमारी स्तंभों में चढ़ाई की बराबर होती है। तो कह सकते हैं हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पट्टीदार स्तंभ, पट्टीदार जो कि बटन, ठीक है, बटन कॉलम को ही क्या कहते हैं हम, पट्टीदार स्तंभ कहते हैं। कह रहे हैं कि प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ को बढ़ाया जाता है। तो पट्टीदार लंबाई को हम इसकी लेंथ को एक्चुअल में बढ़ा क्यों देते हैं, जब क्या होता है, जब ऐसे मेंबर, ठीक है, दो मेंबर ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे मेंबर के बीच में जब बटन जोड़ते हैं तो इनके बीच जो इफेक्टिव लेंथ होती है, यही होती है ना इफेक्टिव लेंथ इनके बीच की, एक सेंटर टू सेंटर जो रिवेट से जोड़ते हो या बोल्ट से जोड़ते हो, उनके सेंटर टू सेंटर ही क्या होती है, इनकी इफेक्टिव लेंथ होती है। होता क्या, जब जोड़ते हो ना, इनके बीच में कुछ क्या होती है, थोड़ी सी सेफर साइड रखने के लिए क्या करते हैं हम, इन्हें एक्चुअल वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वही कितनी बढ़ा देते हैं हम, 10% बढ़ा देते हैं। कितनी बढ़ा देते हैं हम, 10% क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। किस वाले को, बटन कॉलम में उसकी इफेक्टिव लेंथ को 10% बढ़ा देते हैं। मतलब कि अगर कह सकते हैं कि अगर मान लो एक्चुअल लेंथ मेरी L थी, तो अब ये बढ़ा के कितनी हो जाएगी, 1.1 हो जाएगी, क्या, L इफेक्टिव हो जाएगी। ऐसे कह सकते हो। अगर मान लो कभी आपकी वैल्यू L की वैल्यू दे दे तो आप क्या करोगे, उसमें 1.1 से मल्टीप्लाई करके इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई फाइंड आउट कर सकते हो, किसमें, बटन कॉलम में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जालक पद्धति संबंधित है। जालक पद्धति को हम क्या इंग्लिश में कहते हैं, लेसिंग। ठीक है, लेसिंग जो हमारी बीम होते हैं, लेसिंग सेक्शन, इसी की कह रहे हैं कि किससे संबंधित होता है। अब देखो बटन तो मैंने बता दिया, और जैसे मान लो दो मेंबर को एक साथ जोड़ने के लिए एक बटन पद्धति और एक हम क्या कहते हैं, जालक पद्धति अपनाते हैं। तो अब देखो जालक पद्धति कैसे होता है, जालक पद्धति हमारा होता है इस तरीके से सेक्शन बनते हैं। इस सेक्शन हो गई मेरी एक मेंबर ये हो गई। अब ये वाली जो एंगल, ठीक है, किसी एंगल पे दो मेंबर को जब जोड़ते हैं तो यही क्या होती है, हमारी जालक पद्धति। एक जाली के जैसे हो गई ना, एक जाली के रूप में जोड़ी जा रही है, तो ये होती है जालक पद्धति। तो कह रहे हैं कि ये किससे संबंधित होता है, ये जो संबंधित होता है, जब आप इसको प्लान व्यू से टॉप व्यू से देखोगे, तो टॉप व्यू से देखोगे तो एक मेंबर, मान लो अगर मैं चैनल सेक्शन को ही जोड़ के मैं बना रहा हूँ, ठीक है, चैनल सेक्शन को ही क्या कर रहा हूँ मैं, जोड़ के बना रहा हूँ, क्या,
लेसिंग जालक पद्धति। तो मान लो यहाँ एक मेंबर टॉप व्यू से देगा, यहाँ दिखेगा। जब इस पर लोडिंग लगती है तो इस पर क्या होती है, एक्सियली लोड एक्ट करती है। जो इस पर लोड लगती है क्या होती है, एक्सियली लोड करती है। तो यही क्या होती है, हमारी जालक पद्धति किस पे डिपेंड करती है, वर्टिकली लोड एक्सियली लोड पे डिपेंड करता है, केवल अक्षीय भार पे डिपेंड करता है। अब मैम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक क्रेन का प्रमुख संपीड़न सदस्य होता है। एक क्रेन का प्रमुख संपीड़न सदस्य कौन सा होता है। अभी मैंने एक बताया था क्रेन मेंबर वो क्या होता है, टेंसाइल में। यही दोबारा पूछ रहे हैं कि क्रेन का प्रमुख संपीड़न सदस्य क्या है, कंप्रेसिव मेंबर क्या है। तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये होता है हमारा बूम होता है। बूम क्या होता है हमारा, ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है अपने सेक्शन में। अब देखो बूम को लगता कहाँ है क्रेन में, कई बार देखो, मान लो मैं डायग्राम ढंग से बनेगी नहीं तो बस इमेजिन करना। मान लो यहाँ मेरा एक क्रेन है, यहाँ ये है, यहाँ एक आदमी यहाँ बैठा है, ठीक है, ऐसे एक आदमी बैठा है। चलो दोबारा अच्छे से समझाना। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखो होता क्या है, मान लो ये मैं अपनी एक क्रेन बना रहा हूँ। क्रेन हो गई, यहाँ मेरे पहिए लग गए, यहाँ आदमी बैठ गया, ठीक है, जो भी आदमी है ये आदमी इसे हैंडल करता है। यहाँ से हमारी क्रेन बनती है। क्रेन कैसे शेप होता है, शेप में ऐसे कि यहाँ से वायर लगी होती है, ठीक है। ये वायर क्या करती है, यही से उठाती है। जब कोई लोडिंग उठाती है तो यही क्या करती है, यहाँ से लोड होती है। ये वाली जो सेक्शन होती है यही क्या कहलाती है, बूम, क्योंकि इस पर क्या होती है, यहाँ से भी इधर से भी फोर्स एक्ट करता है। यही क्या कहलाती है, बूम। बूम क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स है। ये क्या होती है हमारी, यही हमारी होती है तान कहलाती है। तान या टेंशन मेंबर, इस पर क्या होता है, टेंसाइल फोर्स एक्ट करते हैं। तो कह सकते हो ये हमारी क्या हो गई, बूम ही हमारी हो गई कौन सी, संपीड़न मेंबर हो गई। अब समझ आ गया ना कैसे समझाया मैंने, थोड़ा इमेजिन कर लेना, या ना हो तो करंट कहीं से देख लेना, वैसे समझ जाना कैसे। अब देखो संरचना का अवयव, संरचना का अवयव जिसमें केवल संपीड़न बल, ठीक है, संपीड़न कह रहा है कि ऐसी स्ट्रक्चर बताइए जिसमें केवल 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 कह रहा है संपीड़न फोर्स ही एक्ट करता है। तो केवल संपीड़न फोर्स किस में एक्ट करेगा, टैंक जो होते हैं हमारे उस क्या होते हैं, वो हमारे किस पे ओनली क्या होते हैं, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करते हैं। तान तो जब बता ही दिया, जे वाली क्रेन में लगते तान कहलाती है, जिस पे टेंसाइल फोर्स, और चैनल पे भी क्या होते हैं हमारे टेंसाइल फोर्स एक्ट करते हैं। लेकिन जो टैंक होती है इस पर क्या होती है हमारी, ओनली टेंसाइल फोर्स एक्ट करती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए कि जो क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज दृढ़कारी आवश्यक पूछ रहे हैं किसमें, गर्डर की पूछ रहे हैं। प्लेट गर्डर में कह रहे हैं कि प्लेट की मोटाई कितनी होनी चाहिए, क्षैतिज जो हमारी ओरिजेंटल मेंबर हो तो इसमें पूछ रहे हैं। तो देखो प्लेट की मोटाई के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, प्लेट की मोटाई किसमें कम होने पर, ठीक है, कम होने पर प्लेट गर्डर की क्षैतिज दृढ़कारी आवश्यक होती है। ये होती है हमारी जो भी थिकनेस होती है, ठीक है, थिकनेस का अगर 200 से अगर डिवाइड करो, जो इसकी वैल्यू उसके एक्चुअल से कम आ जाती है, तो वही क्या होती है हमारी, ये हो जाती है हमारी प्लेट गर्डर की ओरिजेंटल मेंबर को सेक्शन में जोड़ने के लिए हो जाती है। अगर मैं दोबारा समझाऊँ आपको, तो अगर ये थोड़ा आपको डीप में बतानी पड़ेगी। देखो डीप में बताने के लिए मुझे ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बताना पड़ रहा है। देखो होता क्या, जब आप कोई मेंबर जोड़ते हो, ठीक है, ऐसे कोई मेंबर होती है, प्लेट गर्डर ऐसे ही जोड़ी जाती है ना, यहाँ सपोर्ट होते हैं, यहाँ सपोर्ट होते हैं, यहाँ पे कुछ सेक्शन होते हैं। होता क्या है कि जब इनके बीच में जब ये बकलिंग के थ्रू फेल होते हैं, बकलिंग क्या होती है, ऐसे बकल कर जाए, ठीक है, इसके सेक्शन ऐसे बकल कर जाती है। बकलिंग के लिए क्या करते हैं हम, इसमें वर्टिकली स्टेपनर्स भी देते हैं, ठीक है, और वर्टिकल स्टेपनर्स देते हैं, या कह सकते हैं कि वर्टिकल दृढ़कारी जो देते हैं। बाकी अगर जब हम इसकी वैल्यू जो होती है, जब जो होती है D/T, अगर लेस देन 85 हो गई तो क्या होते हैं, नहीं कोई भी मेंबर नहीं देते हैं, या तो वर्टिकल और ओरिजेंटल स्टिफनेस नहीं देते हैं। अगर यही इसकी वैल्यू अगर 85 से ज़्यादा हो गई, ठीक है, 85 से ज़्यादा हो गई और 200 से कम हो गई, तो क्या करते हैं, बस ओरिजेंटल देते हैं, ठीक है, सॉरी वर्टिकल देते हैं। और यही अगर 200 से इसकी वैल्यू क्या हो गई, 200 से वैल्यू D/T ज़्यादा हो गई, तो हम क्या करते हैं, ओरिजेंटल दृढ़कारी आवश्यक हम क्या करती है, देनी जरूरी पड़ जाती है। तो यही क्या करते हैं, यही बीच में बकलिंग से ही बचने के लिए ओरिजेंटल दृढ़कारी प्लेट दे देते हैं, यहीं पे जोड़ देते हैं जो मेंबर हमारी होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसे समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ये आपका IS कोड प्रोविज़न के सारे ये वैल्यू दिए गए हैं, वहाँ से मैंने चीज़ों को बता रहा हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बताइए हमारा जो सेक्शन होता है 99, ठीक है, 99 में कह रहे हैं कि लेसिंग बार जो होती है, लेसिंग बार में ये बताइए कि ये वाला जो मेंबर होता है 18 mm का अगर दे दिया, तो कह रहा है कि उसकी न्यूनतम चौड़ाई
मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। अब देखो इसको भी मैं एक आपके प्रोविज़न में तो दिए गए, ठीक है, अलग अलग वैल्यू दी गई, अलग अलग जो भी डाया प्रीवेट होते हैं उसके थ्रू इन्होंने बता रखी कि क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का कि कैसे आप इसे याद रख सकते हो। जब आपको पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि मिनिमम चौड़ाई किसमें पूछ रहा है, पूछ रहा है कि मिनिमम चौड़ाई बताइए किसमें, लेसिंग में। तो अगर लेसिंग में जब सॉल्व करोगे इसे, तो जब इसकी सॉल्व करोगे तो इसको क्या आता है 18 की वैल्यू, अगर IS कोड प्रोविज़न में देखोगे तो 18 की वैल्यू किस में दिया गया है, ये वैल्यू आएगी आपकी 55 mm, ठीक है। 18 mm डाया रिवेट के लिए विड्थ दी गई है, लेसिंग बार की कितनी दी गई है 55 mm विड्थ दी गई है। लेकिन इसको याद कैसे करें, इसको कैसे हम, और मान लो अगर कभी पूछ दे कि 20 की पूछ दें, कभी मान लो हो सकता है आपसे 22 की पूछ दे, तो ऐसे कुछ टाइमों पे आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर डाया दे दिया तो आप इसकी पूछ दिया कि बताइए कि लेसिंग विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो इसके सॉल्व करने का सबसे इजीली तरीका है कि आप क्या करो, जो भी डाया पूछ रहा हो उस वैल्यू में क्या करो, मान लो अगर 18 का ही पूछ रहा है यहाँ पे, 18 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 से मल्टीप्लाई की तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 आ गई। अब इसकी वैल्यू को, जो वैल्यू आपकी आ रही है उस वैल्यू को क्या करो अप्रॉक्स में 5 के मल्टीप्लिकेशन, जो भी एकदम अप्रॉक्स इजीली वैल्यू जो उसके पास की वैल्यू आती है 5 के मल्टीप्लिकेशन, वही वैल्यू को क्या करो अप्रॉक्स में रख दो। तो अब मेरी 5 के मल्टीप्लिकेशन में देखूं तो 54 के पास अप्रॉक्स वैल्यू कितनी 55 आएगी मेरी, तो यही क्या हो जाएगी हमारी विड्थ वैल्यू हो जाएगी। अगर ये आप प्रोविजन में भी देख सकते हो, ऐसे ही मतलब ये बताया नहीं, ये ट्रिक हम लोगों ने मतलब ऐसे सॉल्व करके देखें कई बार, तो ये पता चलता है कि ऐसे ही वैल्यू आ जाती है। अब देखो 20 की देखोगे तो 20 में जब मल्टीप्लाई 3 की करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। जब आप प्रोविजन में देखोगे तो 20 डाया के लिए क्या हो जाएगी 60 mm में भी इसकी फिक्स वेट है, एक गलत नहीं है। जब आप 22 की देखोगे तो 22 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ जाएगी इसकी 66। अब इसकी 66 के पास 66 के पास क्या अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ रही है 5 के मल्टीप्लिकेशन में 65 आ रही है, यही क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू हो जाएगी किसके लिए 22 mm के लिए। समझ आ रहा है, अच्छी बात है। चलो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 18 mm के लिए जो हमारी रिवेट उपयोग की जाती है लेसिंग चौड़ाई के लिए क्या हो जाएगी हमारी 55 mm करेक्ट हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब अगर डाउट होगी तो दोबारा पूछ लेना। अब हम आते हैं 100 में। कह रहे हैं कि 100 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जालक पद्धति संबंधित है, जो लेसिंग होती है पद्धति, वो फिर दोबारा पूछा है किससे संबंधित, एक बार और पूछ चुका था, अब दोबारा पूछा है किससे संबंधित होता है, केवल अच्छे भार से। आगे कन्फर्म। अब मैंने आज आप लोगों को सॉल्यूशन करके बता दिया है कौन कौन से 50 से लेकर 100 के बीच में। अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो 51 से लेकर 100 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है, इन क्वेश्चन की, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ में हमारे जो भी सोशल मीडिया चैनल दिए गए हैं उनसे भी आप जुड़ के वहाँ से भी हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। और साथ में आप लोगों को जो PDF होती है, आप लोग परेशान हो, PDF आपको जब वीडियो अपलोड हो जाती है पूरी, ठीक है, तो उसके 24 घंटे बाद ही अपलोड की जाती है, कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे, उसके 24 घंटे के अंदर अपलोड कर दी जाती है, क्योंकि हमें भी बाकी सारी चीज़ों को देखने होते हैं और सारी वीडियो, तो वहाँ से हमें टाइम नहीं मिलने का थोड़ा लेट होता है। तो कोशिश करें कि वहाँ से आप क्या करो, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लो, और PDF से अगर जब क्वेश्चन समझना है तो दोबारा क्या करो वीडियो को देखो, एक बार पूरी वीडियो देखो, तभी आपको क्या कि PDF समझ आएगी कैसे कैसे चीज़ें सॉल्व की गई है। तब आप वहाँ ईजिली अपने आंसर को, जो भी बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके और सही ऑप्शन को चूज कर पाओगे। तो कोशिश ये करो कि वीडियो पूरी देखो, तभी आपको क्या होगा सॉल्यूशन ढंग से पता होगा, और बाकी जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो भी क्वेरीज हो, वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।